नमस्कार। स्वागत है आप सबका दिवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे हिंदी। यह हिंदी उन सभी परीक्षाओं के लिए है जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है। एसटेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या अदर स्टेट जो भी हिंदी की परीक्षाएं हैं जिसमें भी हिंदी रहता है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी कैसे बनी, हिंदी कहाँ से आई और हिंदी की क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ देखेंगे। आइए, हिंदी भाषा का उद्भव। भारत में मुख्यतः आर्य परिवार व द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आर्य परिवार की भाषा उत्तर भारत में, आर्य परिवार की भाषा उत्तर भारत में, और द्रविड़ परिवार की भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है। यानी कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हिंदी द्रविड़ परिवार की है और उत्तर भारत में बोली जाने वाली हिंदी आर्य परिवार की है। यानी कि हिंदी दो प्रकार की तो यहीं से है मोटी मोटी। अब संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है। तीन क्वेश्चन आपके तो यहीं से बन गए। उत्तर भारत में बोली जाने वाली हिंदी किस प्रकार की है? आर्य परिवार की है। दक्षिण भारत की किस प्रकार की है? द्रविड़ परिवार की है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ऋग्वेद यानी प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आर्य भाषा के तीन काल, जो आर्य परिवार की भाषा है उसे तीन कालों में विभाजित किया गया है। उनका यहाँ मोटा मोटा वर्णन है। जैसे प्राचीन आर्य, ये 1500 से बीसी से लेकर 500 बीसी तक का समय था। फिर मध्य आर्य 500 बीसी से 1000 एडी तक का। फिर आधुनिक आर्य 1000 एडी से अब तक। यानी कि ये हिंदी का उद्भव और उसका इतिहास हम लोग मिला के पढ़ रहे हैं। चारों वेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ये सब प्राचीन आर्य काल के ही है। प्राचीन आर्य काल बोले तो 1500 बीसी से 500 बीसी के मध्य के। चारों वेद भी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद प्राचीन आर्य काल के हैं। मध्य आर्य काल का समय 500 बीसी से 1000 एडी तक का माना गया है। मध्य आर्य काल में तीन भाषाओं का विकास मुख्यतः हुआ है। वो तीन भाषाएं क्या क्या हैं? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश। पाली भाषा का जो समय काल है वो 500 बीसी से 1 एडी तक है, और प्राकृत भाषा का जो काल है 1 एडी से 500 एडी तक है। अपभ्रंश 500 एडी से 1000 एडी। इस प्रकार से इसका समय काल का विभाजन ये रहा है। उसके बाद हम देखेंगे पाली भाषा। पाली भाषा जो 500 बीसी से और 1 एडी तक का समय है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है और इसका अन्य नाम मागधी भाषा। अगर पेपर में पाली भाषा या मागधी भाषा लिखा रहे, जैसे बौद्ध धर्म की भाषा निम्न में से क्या है, और वहां पे विकल्प पाली भाषा न रह के मागधी भाषा अगर रहे तो आपका आंसर मागधी भाषा हो जाएगा, क्योंकि पाली भाषा को ही मागधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक से क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में बनते रहते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन तो यहां बन जाता है। तो त्रिपिटक लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन कर जाते हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का और पाली भाषा में है, आप ये यहां समझ लीजिए। त्रिपिटक में तीन भाग हैं, त्रिपिटक तीन प्रकार का है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक।
इन सब में जो बौद्ध धर्म है उनके बारे में बताया गया है। वो जब आप बौद्ध धर्म को हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उस समय इनके बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर जो प्राकृत भाषा आई, यानी 1 एडी से 500 एडी के मध्य का समय, वो जैन साहित्य है। जैन साहित्य का जो वर्णन है वो प्राकृत भाषा में है, और बौद्ध साहित्य का जो वर्णन है वो पाली भाषा में है। पाली भाषा को ही मागधी भाषा बोलते हैं। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। मतलब हिंदी भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है या गिरा हुआ, जैसे नीचे का, मतलब उस तरह की उसमें व्याकरणिक विधियां नहीं रही, बोलचाल में भी परिवर्तन हो गया, तो जो बिगड़ा हुआ रूप हिंदी का आया उसे बोला अपभ्रंश। और राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये 2 नाम है। इन्होंने अपभ्रंश हिंदी को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, निम्न में से किसने हिंदी को पुरानी, अपभ्रंश हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका उपनाम है गुलेरी, इन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। और आचार्य हेमचंद्र और आचार्य बागभट्ट ने इसे ग्राम भाषा कहा है। ग्राम भाषा बोले तो गांव में बोले जाने वाली भाषा। आचार्य हेमचंद्र और आचार्य बागभट्ट ने इसे पुरानी हिंदी, वो सॉरी ग्राम भाषा, गांव की भाषा कहा है, और आपको अर्थ बता दिया। उसके बाद अपभ्रंश के महान कवि, यानी अपभ्रंश के महान कवि क्या क्या है, यहां देख लीजिए आप। इसमें एक प्रथम कवि है स्वयंभू, नाम है उनका। उन्होंने पौमचर्यु की रचना की है। पौमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, ये पूरा नहीं लिख पाया है, और इसमें श्री रामचरित्र का वर्णन है, भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, उसी प्रकार से ये रामचरित्र का वर्णन है। अपूर्ण ग्रंथ है पौमचर्यु स्वयंभू। क्वेश्चन आएगा पौमचर्यु निम्न में से किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की है, और ये अपभ्रंश काल के मुख्य प्रथम कवि हैं। और दूसरा नाम आता है अब्दुल रहमान, यहां से क्वेश्चन बनाया पिछली परीक्षाओं में। संदेश रासक किसकी रचना है? ये अब्दुल रहमान की है, अपभ्रंश काल के हैं ये। अपभ्रंश काल का समय है 500 एडी से 1000 एडी। संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है, जो अब्दुल रहमान के द्वारा किया गया है। अब इससे आगे की हम हिंदी देखते हैं। ये हम देख रहे हैं अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, विकसित बोलियां अथवा भाषा। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप, विकसित बोलियां अथवा भाषा। एंड शौर सैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये भाषाएं और वहाँ की जो बोलियां, उनका विभाजन किया गया है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। आप सोच रहे होंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें क्वेश्चन मिलान करने वाले आते हैं। इधर 4 अपभ्रंश के नाम दिए रहेंगे, इनमें से कोई 4 भाषाएं दी रही होंगी, उनको ऐसे करके मिलाने वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। और पैसाची अपभ्रंश पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश इसके अंतर्गत सिंधी है। और खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी। और अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। महत्वपूर्ण है ये मागधी अपभ्रंश। इसके अंदर 4 हैं, बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया। उनके नाम से ही इसमें स्पष्ट है कि किस क्षेत्र में, क्षेत्र के हिसाब से ये विभाजन ही है इनका। आपको इनका अपभ्रंशों का नाम याद रखना है, और ये क्षेत्र के हिसाब से उनका नाम है, तो इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी आप यहाँ से नोट कर लीजिए। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं। ये हम देख रहे हैं पूर्वी हिंदी प्रमुख बोली। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं?
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनका प्रयोग किस किस कवि ने किस किस में किया है, रचनाओं में, उनसे संबंधित पूछ लेते हैं। जैसे चन्नायन किस भाषा में रची गई है? चन्नायन मुल्ला दाऊद की रचना है और ये 1379 1379 1379 में लिखी है और इसमें अवधि का प्रयोग किया है उन्होंने। जायसी की पद्मावत कथा है, पद्मावत कथा भी अवधी भाषा में लिखी गई है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है वो भी अवधी भाषा में है। या तो यहाँ से इनकी रचनाएं पूछ लेगा या रचनाओं में भाषा का प्रयोग किस भाषा में लिखी गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अवधी भाषा का प्रयोग है। भीम कवि अवधी भाषा का प्रथम हिंदी कवि है। ये भीम कवि ये अवधी भाषा के प्रथम हिंदी कवि है। इन्होंने चक्रव्यूह और डंगेबी नाम की 2 रचनाएं की हैं, चक्रव्यूह और डंगेबी। और ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और ये अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है जो पूर्वी हिंदी के रूप में है। इसमें मुख्य से 3 बोली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्षेत्रवार के हिसाब से इनका नाम है। और आप खास करके चन्नायन और पद्मावत और रामचरितमानस और चक्रव्यूह ये इंपोर्टेंट रचना है, इन्हें लर्न रखिएगा। अब हम देखेंगे इसमें इंपोर्टेंट उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो यहां हम देखेंगे उपभाषाएं और बोलियां। जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी का ही एक नाम है बांगरू और कन्नौजी। ये 5 भाषाएं, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी जैसा कि अभी उससे पहले बताया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश है, वो सौरसेनी अपभ्रंश है। राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 भाषाएं आएंगी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आएंगे गढ़वाली और कुमायूनी, उत्तराखंड साइड की हैं ये। फिर बिहारी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगे मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये उपभाषा और उनकी बोलियों का वर्गीकरण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मिलान वाले प्रश्न भी आते हैं। पूछ लेगा जयपुरी निम्न में से किन भाषाओं के अंतर्गत है, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी। बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब हम देखेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राजभाषा वह भाषा होती है जहाँ शासन के कामकाज होते हैं। शासन के कामकाज वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास सन 1901 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। संयुक्त प्रांत की कचहरी की पहले भाषा उर्दू थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी प्रयास किया तो 1901 में उसे उर्दू के समान ही हिंदी को भी संयुक्त प्रांत की कचहरी में कचहरी की भाषा के रूप में कार्य करने का अधिकार मिला था। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को आपको पता है आप हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर लाए थे और उन्हें मान्यता भी मिली। 24 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। आर्टिकल 343 राजभाषा हिंदी 343। आर्टिकल 343 से हमें पता लगता है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन राजभाषा से नहीं, क्वेश्चन यहां से बनेगा लिपि से। दूसरी, भारत या हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वह राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा, तो यहां ध्यान रखना है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा क्या होती है? जिसमें शासन का कामकाज होता है, उस भाषा को हम राजभाषा बोलते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे।
बाल गंगाधर। पूछ लेगा राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। आर्टिकल 343 में बताया, वो सॉरी आर्टिकल 348 348 में बताया गया है कि न्यायालय में भाषा किस प्रकार की होगी, न्यायालय में कौन सी भाषा होगी। न्यायालय में भाषा का वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 348 में है। आर्टिकल 350 का, ये टेट सीटेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 350 क में बताया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 344 और 51 का 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं, शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, आगे और भाषाएं जोड़ी गई हैं, उनका हम वर्णन देखते हैं। आर्टिकल 344 का और 351 8वीं अनुसूची 22 भाषा, प्रथम 14 थी, 21वां संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई, और 71वां संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संशोधन 2003, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, 4 और 3 7 और 1 8, 14 और 8 22। वर्तमान में 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संशोधन 2003 BDMS, ऐसे इससे याद बना रहेगा। KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इससे याद बना रहेगा। आर्टिकल 351 में संसद का कार्य बताया गया है। संसद के कार्य किस भाषा में होंगे? हिंदी और अंग्रेजी। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये रहा, आपने देखा हिंदी भाषा का उद्भव से लेकर हिंदी भाषा का इतिहास और राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। यहीं से प्रश्न बनते हैं। ये आपने मोटे मोटे शॉर्ट में सारी चीज़ें हिंदी की पढ़ ली। वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।